फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज़ कॉल्ड एज द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। यहाँ हम शेड्यूलिंग की कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और कुछ एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ और विद अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया किसको बोलते हैं। अगर हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की बात करेंगे तो डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है कि अगर हमें कोई सिचुएशन है, पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में हमें कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है, वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टाइप का हमारे पास CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करना है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं और उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट रहेगा, किसका क्राइटेरिया हमें सूट करता है। तो ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो दैट इज़ द CPU यूटिलाइजेशन। देखो, हम हमेशा से ये चाहते हैं कि जो हमारा CPU है वो बिजी रहे। तो CPU मतलब वो दैट मीन्स दैट इज़ द CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन 0 से लेके 100% तक होता है। अगर हम बात करेंगे लाइटली लोडेड सिस्टम्स तो 40% होता है CPU यूटिलाइजेशन, एंड हैविली लोडेड सिस्टम्स के लिए CPU यूटिलाइजेशन 90% रहता है। सेकंड हमारे पास क्राइटेरिया दैट इज़ द थ्रूपुट। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड चीज़ की, हम वर्क को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। वर्क को मेजर करने के लिए एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज द थ्रूपुट, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप एक पर टाइम यूनिट में कंप्लीट कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज द थ्रूपुट। तो लार्ज प्रोसेस की, अगर लॉन्ग प्रोसेस की बात करेंगे तो ये रेट होगी पर 1 प्रोसेस पर आवर। अगर हम बात करेंगे छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए, दैट इज़ द शॉर्ट ट्रांजेक्शन्स, तो वहाँ पे हो सकती है दैट इज़ द 10 प्रोसेसेस पर सेकेंड। इट डिपेंड्स कि प्रोसेस का टाइम क्या है, ठीक है, प्रोसेस की लेंथ। थर्ड आता है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम जो है ये एक और क्राइटेरिया है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है टू एग्जीक्यूट। तो वो इंटरवल ऑफ टाइम जब हम एक प्रोसेस को सबमिट करते हैं और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन अप टू टाइम ऑफ कंप्लीशन, दैट इज़ कॉल्ड एज द टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम में वो तमाम चीज़ें आती हैं जब प्रोसेस वेट कर रही होती है टू गेट इनटू द मेमोरी, ये वेट कर रही होती है इन द रेडी क्यू, या एग्जीक्यूट कर रही होती है CPU पे, या IO कर रही होती है, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा वेटिंग टाइम। तो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम जो आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है ना, उस पर इफेक्ट CPU एल्गोरिदम नहीं करता है। तो ये इफेक्ट किस पे करता है, ये उस टाइम पे इफेक्ट करता है जो एक प्रोसेस रेडी क्यू में स्पेंड करती है, ठीक है। अब मतलब रेडी क्यू में जो टाइम एक प्रोसेस स्पेंड कर रही है, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उसी टाइम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वेटिंग टाइम जो है, वेटिंग टाइम कौन सा टाइम होगा, ये होगा द सम ऑफ वो तमाम पीरियड्स जो इसने स्पेंड किए हैं टू वेट इन द रेडी क्यू। अब बार बार रेडी क्यू मैं यूज़ कर रही हूँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय रेडी क्यू। ये एक ऐसी क्यू है जहाँ पे सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस हैं जो आपके मेन मेमोरी में रिसाइड कर रहे हैं, जो रेडी है एंड दे आर वेटिंग टू एग्जीक्यूट। ये आपकी है रेडी क्यू, ठीक है। ये आपका चौथा क्राइटेरिया था। फिफ्थ क्राइटेरिया आपका जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स टाइम। तो इंटरैक्टिव सिस्टम्स में टर्न अराउंड टाइम जो है ना, ये बेस्ट क्राइटेरिया नहीं है, तो उसके लिए हम एक और क्राइटेरिया यूज़ करते हैं दैट इज़ अ रिस्पॉन्स टाइम। तो कभी कभी प्रोसेसेस हमारी आउटपुट क्या करती है, जल्दी प्रोड्यूस कर लेती हैं, कॉन्टीन्यूसली वो नए नए रिजल्ट्स हमें देती रहती है। इसके बनस्बत वो जब प्रीवियस रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं तो वो नहीं वो देखती है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली नए नए रिजल्ट्स कंप्यूट करती है। तो दैट मीन्स वो मेजर ऑफ टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ ए रिक्वेस्ट until the first response is produced, that time will be called as the response time। या सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे, ये क्या है, ये उस टाइम का मेजर है जो टाइम ये एक प्रोसेस लेती है टू स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग, मतलब रेस्पॉन्ड कब कर रही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वो टाइम नहीं है जब प्रोसेस हमें आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, ये वो टाइम है जब प्रोसेस क्या करेगी, स्टार्ट करेगी टू रेस्पॉन्ड। अब हम देखते हैं असली टॉपिक दैट इज़ द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। देखो, CPU शेड्यूलिंग जो है, यहाँ पे क्या है, कुछ एल्गोरिदम्स हैं। आपकी जो रेडी क्यू में जितनी प्रोसेसेस होती हैं उनको क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है CPU को, और फिर डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स उन पे लगाए जाते हैं। तो पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है दैट इज़ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विड शेड्यूलिंग, इसको हम FCFS भी बोलते हैं।
इस स्कीम के अंडर क्या है कि प्रोसेस सबसे पहले क्या करती है, सीपीयू उसको दिया जाता है जो प्रोसेस सबसे पहले आएगी, सीधा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस वाले एल्गोरिथम का वो बहुत ही आसान है। ये हम एक क्यू यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू यूज़ करते हैं। जब प्रोसेस यहाँ पे रेडी क्यू में एंटर होती है तो जो उसके साथ पीसीबी ब्लॉक होता है, दैट इज़ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, वो लिंक हो जाता है इस क्यू के टेल के साथ। और जब सीपीयू फ्री हो जाता है तो उस टाइम पे ये प्रोसेस एलोकेट की जाती है इस क्यू के हेड से, ठीक है, क्योंकि क्यू पे हेड और टेल होता है। तो अब देखो जो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो ये मेरे पास प्रोसेस है P1 और इनका ये है बर्स्ट टाइम, ठीक है। प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 24 है, P2 का है 3 एंड P3 का भी है 3। यहाँ पे दो प्रोसेस, ये इनका ऑर्डर है P1 P2 और P3, जहाँ पे यहाँ पे दो प्रोसेस हैं जिनका हमारे पास ऑर्डर सेम है। अगर हम इनको गैंट चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे ना तो तो उनका चार्ट कैसे आएगा, ये देखो 0 से लेके पहली प्रोसेस 24 तक है एंड P2 3, तो 24 को प्लस 3 करो दैट इज़ 27। तो P3 का बर्स्ट टाइम क्या था 3, 27 को प्लस और 3 करो दैट विल बी 30। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा प्रोसेस का, देखो वो होता है इन सब का सम दैट इज़ 0 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 3 थी तो डिवाइड बाय 3 एंड रिजल्ट आपका आएगा 17 मिली सेकेंड्स। ये एवरेज वेटिंग टाइम है। अब अगर आपकी प्रोसेस अराइव हो रही है इस ऑर्डर में P2 P3 और P1, तब क्या होगा, देखो P2 P3 और P1 में अगर अराइव होगी, देखो P2 जो था हमारा उसका बर्स्ट टाइम 3 था तो 0 से 3, उसके बाद आ रही है P3 और 3 है इसका टाइम तो 3 प्लस 3 हो गया 6, और लास्ट पे P1 आ रही है जिसका टाइम 24 है तो 6 प्लस 24 होता है 30। इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, इन सब का सम दैट इज 6 प्लस 0 प्लस 3 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 3 मिली सेकेंड्स। अब सेकंड, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम जो है यहाँ पे हम देखते हैं सीपीयू की लेंथ, दैट इज़ सीपीयू बस की लेंथ देखते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू जब अवेलेबल है तो हम उस प्रोसेस को वो सीपीयू असाइन करेंगे जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, ठीक है। अगर सीपीयू बर्स्ट टाइम दो प्रोसेस का सेम है तो ये भी क्वेश्चन आता है सेम है तब क्या करेंगे, तब इस टाई को, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों में से जो पहले आएगा हम पहले उसी को सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो अगर हम सेकेंड बात बोलेंगे तो मोर अप्रोप्रिएट टर्म जो हम इस शेड्यूलिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, इसको हम शॉर्टेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट एल्गोरिदम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शेड्यूलिंग है वो डिपेंड करती है ऑन योर नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट ऑफ ए प्रोसेस। इसकी टोटल लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, जो सीपीयू की बर्स्ट लेंथ होगी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हम उसको असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे SJF टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स पे आपको क्या मिलेगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्टेस्ट नेक्स्ट CPU बर्स्ट एंड SJF दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो अब हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1 उसका बर्स्ट टाइम है 6, P2 इसका 8, P3 उसका 7, P4 उसका 3। तो यहाँ पे सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, दैट इज़ प्रोसेस P4 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले CPU किसको एलोकेट करेंगे, प्रोसेस P4 को, जिसका बर्स्ट टाइम क्या था 3। तो हमने क्या किया P4 को 3 दिया। उसके बाद कम किसका है P1 का 6, तो 0 प्लस 3 दैट मीन्स 0 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9। एंड इसके बाद हमारे पास आएगी प्रोसेस P3 का 7 है बर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे 9 प्लस P3 है 7 तो दैट विल बी 16। नेक्स्ट का आया 16 एंड देन देयर इज P2 है 8 सबसे बड़ा है तो 16 प्लस 8 जो इसका अपना टाइम है, ठीक है, दैट इज 16 प्लस 8 दैट विल बी द 24। ये हमने इसका गैंट चार्ट निकाला है। तो यहाँ पे अब रिस्पॉन्स टाइम अब हम देखेंगे दैट इज दैट इज द एवरेज वेटिंग टाइम। तो वो क्या रहेगा, इन सब का सम दैट इज 3 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 0 एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। आपकी प्रोसेसेस कितनी है दैट इज 4, तो 3 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 0 होता है 28 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो 28 डिवाइड बाई 4 आता है 7 मिली सेकेंड्स। ये है आपका आंसर।
ठीक है, अब समझ में आ गया 0, 3, 9, 16, 24 कैसे निकाला। 0 हमने पहले ऐसे ही रखा, प्लस 3 हमने निकाला क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 3 था। उसके बाद 9 कहाँ से आया, दैट इज 3 + 6 क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 6 था, एंड सो ऑन। फिर इसी तरह 9 + 7 एंड 16 + 8। अब हमारे पास आता है सेकंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक शेड्यूलिंग। पीरियोडिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ना, ये है SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का स्पेशल, जो जनरल पीरियोडिक एल्गोरिदम है उसका स्पेशल केस क्या है, SJF एल्गोरिदम। तो पीरियोडिक शेड्यूलिंग जो पीरियोडिक एल्गोरिदम है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो CPU है वो प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है, उस प्रोसेस को जिसकी पीरियोडिटी हाई हो। अब दो प्रोसेस की अगर सेम इक्वल पीरियोडिटी है तो वहाँ पे सेम वही यूज़ होगा, दैट इज़ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला केस। तो SJF एल्गोरिदम जो है ये सिंपल पीरियोडिटी एल्गोरिदम है, जहाँ पे हम पीरियोडिटी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिटी आपकी इन्वर्स होगी टू द नेक्स्ट CPU बर्स्ट, मतलब जितनी आपकी CPU बर्स्ट ज़्यादा है उतनी आपकी पीरियोडिटी लो होगी, एंड जितनी आपकी CPU बर्स्ट लो है उतनी पीरियोडिटी हाई होगी, दैट मीन्स उल्टा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पीरियोडिटी बेस पे, हाई पीरियोडिटी और लो पीरियोडिटी। पीरियोडिटी जनरली हम एक फिक्सड रेंज ऑफ नंबर से डिनोट करते हैं, 0 से लेके 7 तक या 0 से लेके 4095 तक। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट नहीं है कि 0 जो है ये सबसे कम है तो ये लो पीरियोडिटी होगी। कभी कभार 0 आप हाई पीरियोडिटी देते हो और हाई नंबर से आप लो पीरियोडिटी करते हो डिस्कस। तो देखो कुछ सिस्टम्स लो नंबर यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द लो पीरियोडिटी, और कुछ सिस्टम्स लो नंबर्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द हाई पीरियोडिटी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो जो मैं टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वहाँ पे जहाँ पे भी मैं लो टर्म यूज़ करूँगी दैट मीन्स वो हाई पीरियोडिटी है, दैट मीन्स 0 का मतलब हाई पीरियोडिटी एंड 1 है हाई टर्म, इसका मतलब लो पीरियोडिटी। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ये मेरे पास प्रोसेस है, बर्स्ट टाइम है एंड पीरियोडिटीज़ है। प्रोसेस P1, P2, P3, P4 एंड P5 है, बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है, पीरियोडिटी भी दी है। गैन चार्ट की अगर हम बात करेंगे, पहली प्रोसेस P1 है, दैट इज़ P2 है। क्यों हमने P2 ली, क्योंकि इसकी पीरियोडिटी क्या है, ज़्यादा हाई है, 1 है, तो 0 से लेके 1। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेस दैट इज़ द प्रोसेस P5। P5 की पीरियोडिटी क्या है, दैट इज़ 6, फिर से एडिशन हो जाता है। ठीक है, देन देयर इज द प्रोसेस P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 10, दैट इज 6 + 10 आता है 16 एंड सो ऑन। ये चार्ट मैंने निकाला। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे मैं निकालूंगी, अगेन द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज 0 + 1 + 6 + 16 + 18 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी थी, 5, दैट विल बी इक्वल टू 41 डिवाइड बाई 5 एंड दैट इज 8.2 मिली सेकेंड्स। अब आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। यहाँ पे स्पेशली ये ज़्यादातर हम टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जो आपके यूज़र को अलो करते हैं टू परफॉर्म मोर देन 1 टास्क एट अ टाइम। तो हर एक टास्क जो है उसको हम कुछ सेम अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं टू एग्जीक्यूट। तो जैसे FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, सेम ये उसी तरह है, लेकिन राउंड रॉबिन में एक एडिशनल केस है, दैट इज़ यहाँ पे हम प्रीएम्पशन का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्विच बिटवीन द 2 प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ जो हमारा राउंड रॉबिन है यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे हम टाइम काउंटम या हम टाइम स्लाइस बोलेंगे यूज़ करते हैं। ये होता है द स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम क्वांटम जो है जनरली ये हम 10 से लेके 100 मिली सेकेंड्स तक लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जो रेडी क्यू है उसको ट्रीट करते हैं लाइक इट इज़ अ सर्कुलर क्यू। तो CPU शेड्यूलर राउंड जाएगा इस रेडी क्यू के और एलोकेट करेगा CPU को, हर प्रोसेस को, हर एक प्रोसेस को टाइम कितना देगा, सिर्फ 1 टाइम क्वांटम। ठीक है, अब देखो अब किसी को ज़्यादा होगा किसी को कम होगा, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जब किसी का टाइम कम होगा, 1 से कम ले रहा है, तो उस टाइम पे वो प्रीएम्प्ट कर लेगा, CPU को छोड़ देगा। और अगर उसका टाइम ज़्यादा है 1 टाइम क्वांटम से, तो उस टाइम पे उसको वहाँ पे इंटरप्ट कर लेगा और बाद में उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस टर्म को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ अभी। देखो आर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो क्यू यूज़ करते हैं दैट इज़ अ फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यहाँ पे नई प्रोसेसेस ऐड होती हैं फ्रॉम द टेल ऑफ रेडी क्यू। ठीक है, तो CPU शेड्यूलर यहाँ पे क्या करता है, पहली प्रोसेस को पिक करता है और रेडी क्यू से, और उसको टाइमर सेट करता है 1 टाइम क्वांटम के बाद, सिर्फ 1 टाइम क्वांटम, ताकि 1 टाइम क्वांटम के बाद क्या हो जाए, प्रोसेस डिस्पैच हो जाए। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, प्रोसेस का CPU बर्स्ट अगर 1 टाइम क्वांटम से कम है तो इस केस में प्रोसेस खुद ही CPU को वॉलंटरली रिलीज़ कर लेगी, तो शेड्यूलर प्रोसीड करेगा नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। लेकिन अगर CPU बर्स्ट टाइम जो इस प्रोसेस का था वो 1 टाइम क्वांटम से ज़्यादा था, तब क्या होगा, तब टाइमर ऑफ हो जाएगा और इंटरप्ट आ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी और उसके बाद ये प्रोसेस को वहीं पे रोक दिया जाएगा और
CPU एलोकेट किया जाएगा दूसरी प्रोसेस को, और जो रुकी हुई प्रोसेस है ये हम रेडी क्यू की टेल में डालेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे यही दो कंडीशंस हो सकती हैं। ये क्लियर हो गया आपको। तो CPU शेड्यूलर जो है उसके बाद वो क्या करेगा, दूसरी प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और उसको टाइम देगा। फिर से अगर वो वन टाइम क्वांटम की है, अगर उससे कम टाइम ले रहा है तो वॉलंटरली CPU अपना काम करके रिलीज़ हो जाएगा, और अगर वन टाइम क्वांटम से ज़्यादा है तो उस टाइम पे वो प्रोसेस फिर से इंटरप्ट हो जाएगी और जाके कहाँ पे उसको हम छोड़ देंगे, दैट इज़ द टेल ऑफ द रेडी क्यू। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये हमारे पास प्रोसेस P1, P2 एंड P3 है। बस टाइम 24, 3 एंड 3। तो जहाँ पे टाई होगा वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम क्वांटम हम 4 मिली सेकेंड सपोज हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस P1 है उसको फर्स्ट 4 मिली सेकेंड्स मिल रहे हैं, तो लेकिन इसको और 20 मिली सेकेंड्स भी चाहिए। यहाँ पे ये इंटरप्ट हो जाएगी और CPU को छोड़ के दूसरी प्रोसेस को दिया जाएगा, प्रोसेस P2 को। P2 1 टाइम क्वांटम ले रही है, दिया हमने P2 को, ये 4 मिली सेकेंड्स इसको नहीं चाहिए, इसको 3 चाहिए। वॉलंटरली इसने CPU को रिलीज़ कर दिया, और उसके बाद क्या हो गया, CPU को हमने दूसरी प्रोसेस को दिया P3 को। P3 भी टाइम क्वांटम कितना यूज़ करी, सिर्फ 3। हमने कितना रखा है लिमिट, दैट इज़ 4। तो ये भी क्या करी है, 3 टाइम क्वांटम इसने लिया, अपना काम किया, और इसने वॉलंटरली CPU को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने रिलीज़ कर लिया। अब उसके बाद लास्ट पे फिर से हमारे P1 को 20 मिली सेकेंड चाहिए थे, फिर से इसको एलोकेट करेंगे, 4 मिली सेकेंड्स लेगी एंड सो ऑन जब तक ये अपना टाइम क्या करेगी, कंप्लीट करेगी 4 4 4 4 लेगी। तो CPU फिर 1 को दिया हमने, इसी तरह देखो 0 से 4, 4 से 7 तक, फिर 7 को प्लस करेंगे, 3 हो गया 10, फिर 10 को हमने प्लस किया और 3 दैट इज़ द 14। सेम हमने इसको 10 को 4 प्लस किया, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम यूनिट 4 रखा है। तो करते करते हमने क्या किया, यहाँ पे जाके एलोकेट किया एंड P1 प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे आपका एवरेज वेटिंग टाइम जो है दैट इज़ 5.66 मिली सेकेंड्स। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे अब ये कैसे निकाला, जैसे बाकियों का हमने निकाला था सेम इसी तरह है ये वाला भी। जैसे मैं ऐड करती जाती थी प्रोसेस को और उसके बाद डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस करती थी। तो ये आपका क्या रहेगा, असाइनमेंट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि इसका आंसर, इसका एवरेज वेटिंग टाइम 5.66 मिली सेकेंड कैसे आया। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो दैट मीन्स आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में यहाँ पे सिंपल अब आपको समझ आ गया। टाइम क्वांटम जो है वो 1 देते हैं, तो इसके अलावा अगर एक्सीड हो गया टाइम तो उससे हम प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके ये क्या करते हैं, रेडी क्यू में वापस रखते हैं, और तब तक दूसरी प्रोसेस को हम एलोकेट करते हैं। ये आज का आपका टॉपिक था, तो होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।